हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 30 जनवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज के वीडियो का पहला आर्टिकल द हिंदू का एक आर्टिकल है, मन की बात, पीएम कॉल्स फॉर रिलेंटलेस एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन द रिपब्लिक। देखिए ये आर्टिकल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्दो मन की बात में से हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमेशा मिल जाते हैं, बट दिस इज एक्चुअली वेरी स्पेशल। क्यों आपके लिए ये एक थोड़ा स्पेशल आर्टिकल है? क्योंकि आपको याद होगा जब यूजीसी ने कहा था कि हम इस साल बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होल्ड करेंगे जिससे हम ये एग्जिबिट करने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो वेस्ट से भारत में नहीं आया है, बल्कि बहुत सारे जो इंडियन रूलर्स, बहुत सारी इंडियन डायनेस्टीज या फिर बहुत सारी, अगर हम जैसे बुद्धिज्म, एक एग्जाम्पल मैं शुरुआत में ही आपको दे देती हूँ, तो बुद्धिस्ट संघास जो हैं वो सब आप उसको ऑफ कोर्स एक एग्जाम्पल के रूप में दिखेंगे कि डेमोक्रेसी का जो ट्रेडिशन है वो वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। तो जब ब्रिटिशर्स आए, बहुत बार ये कहा जाता है कि ये आपके GS1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बहुत बार ये कहा जाता है कि जब ब्रिटिशर्स आए तो वो अपने साथ ये रिपब्लिक और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट लेके आए, इलेक्शंस एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया में भी हमारी हिस्ट्री, हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर बताता है कि बहुत सारे इस तरह के पहले भी एग्जाम्पल्स थे। तो यहाँ पे आपको कम से कम सिर्फ इतने छोटे से आर्टिकल में से ही 5 पॉइंट्स मिल जाएंगे, एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट। बाकी जो भी आप मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मिडीवल, भक्ति मूवमेंट वगैरह में जो भी आप पढ़ेंगे, आप थोड़ा सा एडिशन यहाँ पे कर सकते हैं, पर यहाँ से 5 पॉइंट्स जो आपको मिलेंगे आप ये भी लिख देते हैं, यू विल गेट अ गुड आंसर टू राइट। ओके, लेकिन उससे पहले यहाँ पे क्या लिखा है। In the 97th episode of his monthly radio address, Man Ki Baat on Sunday, Prime Minister Narendra Modi called for relentless efforts to strengthen the Indian Republic. देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो रिपब्लिक शब्द है, जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो आप अपनी प्रियम्बल पढ़ते हैं तो उसमें भी पढ़ते हैं रिपब्लिक का शब्द। What is the meaning of the word republic? रिपब्लिक का मतलब ये है कि जो फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट है, वो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट कोई हेरिडिटरी पोस्ट नहीं है, वो एक इलेक्टेड पोस्ट है। तो यानी कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है। कोई भगवान ने, कोई डिवाइन थ्योरी ने एक महाराजा बना दी और वही हमारी कंट्री के हेड हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साथ ही में रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि जितनी भी पब्लिक पोस्ट हैं, जितनी भी, वो सब ओपन है टू ईच एंड एवरी पर्सन of this country, irrespective of which language that person speaks, irrespective of what religion that person belongs to and all of that. तो किसी भी तरह के भेदभाव के बिना हर तरह की पब्लिक पोस्ट इज ओपन। मतलब आप चाहें तो आप इलेक्शंस लड़के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। तो ये बेसिकली रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है, जहां पे पीपल डिसाइड करेंगे कि उनका देश कैसे लड़ा जाएगा, उनका देश एक्चुअली किन तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, उनका देश क्या है, वो बेसिकली रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा है दैट वी हैव टू मेक दिस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बाय पब्लिक पार्टिसिपेशन, ऑफ कोर्स, बाय एवरीवन्स एफर्ट एंड बाय परफॉर्मिंग वंस ड्यूटीज टुवर्ड्स द कंट्री। तो देखिए यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई है, पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस के बारे में बात की गई है। अगर मैं यहाँ से अपनी यूटिलिटी निकालने की कोशिश करूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात, आप अपना डिवोशन कैसे दिखा सकते हैं रिपब्लिक के लिए या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को फॉलो करके। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप उसे डेली बेसिस पे फॉलो करें। ओके, सेक्युलरिज्म, इस तरह की जो चीजें, इनमें अपना फेथ दिखाएं, इनमें अपना डिवोशन दिखाएं। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपलिस्टिक और जनरलाइज चीजें हैं। यहाँ पे हमें बेसिकली आंसर के लिए जो पॉइंट्स मिलेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग इट। ओके, मिस्टर मोदी ऑल्सो कॉन्ग्रेचुलेटेड, और साथ ही में देखिए यहाँ पे ट्राइबल लाइफ और ट्राइबल लोगों को बेसिकली संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है, जो अभी रिसेंटली पद्मा अवार्ड्स मिले हैं वो बहुत सारे ट्राइबल लोगों को जिन्होंने ट्राइबल लैंग्वेजेस जैसे टोटो, हो, कुई, कुवी, मांडा। देखिए ऐसे ना प्रीलिम्स में बहुत बार आ जाता है कि टोटो, हो, कुई, कुवी, मांडा इज एक्चुअली व्हाट, क्या हैं ये। तो यहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट्स दी होंगी, नीचे लिखा होगा
दे आर स्क्रिप्चर्स, दे आर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स, फिर एक लिखा होगा दे आर ट्राइबल लैंग्वेजेस। इस तरह के स्टेटमेंट्स आप अगेन प्रीलिम्स के पेपर्स उठा के देखिए, इस तरह की क्वेश्चंस आए भी हैं। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। बहुत बार जो प्राइम मिनिस्टर की मन की बात है, उन्होंने जो जो ऐसे एग्जाम्पल्स दिए होती हैं तो वो आ जाते हैं। राइट तो ये इन्होंने बताया कि जो पद्मा अवॉर्डीज हैं जिन्होंने ट्राइबल लैंग्वेजेस को कंजर्व करने के लिए या ट्राइबल पीपल से जो एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे पद्मा अवॉर्डीज में वो भी रिप्रेजेंट इस बार हुए हैं। सो ऑफ कोर्स दैट इज अ गुड थिंग। तो अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कम से कम 5 से 6 एग्जाम्पल जो हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात, आप बुद्धिस्ट संगास तो लिखेंगे, तो पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपको बता दिया। पॉइंट नंबर 2 जो आपको यहाँ से मिल रहा है वो उत्तर मरूर। उत्तर मरूर बेसिकली इंस्क्रिप्शन मिल रही है। ये तमिलनाडु का एक विलेज है। I might be wrong with the pronunciation. Please forgive me for that. Okay, तो जो उत्तीर मरूर जो आप यहाँ देख सकते हैं UTIRMERUR, तो ये तमिलनाडु के एक विलेज में बेसिकली इंस्क्रिप्शन है विच इज एक्चुअली 1100 to 1200 years ago, 1200 years old। तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, क्योंकि इसमें एक्चुअल में एक्सप्लेन किया गया है कि ग्राम सभा कैसे वर्क करेंगी, हाउ विल दे बी कंडक्टेड, व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये बेसिकली आपका सेकंड एग्जांपल है उत्तर मरूर इंस्क्रिप्शन विच इज एक्चुअली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सेकंड एग्जांपल यहाँ हो गया। हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, अनदर एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन दिस हिस्ट्री, इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री इज द अनुभव मंडपम। तो थर्ड एग्जांपल जो आपका है लॉर्ड बसवेश्वरा जी का, जो 12th सेंचुरी के आप रिफॉर्मर जानते हैं, इनका जो बेसिकली अनुभव मंडपम। तो आप इसके नाम से ही बिल्कुल आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होता होगा। आप अपने सारे एक्सपीरियंसेस आके शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे। यहाँ पे डिस्कशन डिबेट को एनकरेज किया जाता था। तो तीसरा पॉइंट आपको यहाँ से मिल जाता है। देखिए वैसे तो आप चौथा पॉइंट अकबर का भी लिख सकते हैं, अकबर जो बेसिकली डिस्कशन को इतना प्रमोट किया जाता था, बट ऑफ कोर्स दैट्स योर चॉइस कि आप लिखना चाहते हैं या नहीं। तो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। ओके, अब चौथा पॉइंट जो हमें मिल रहा है, जो रिपब्लिकन ट्रेडिशन काकतिया डायनेस्टी के टाइम पे था, जो वरांगल किंग्स ऑफ वरांगल, वहां पे जो रिपब्लिकन ट्रेडिशन था, डिस्कशन डिबेट इलेक्शन सिलेक्शन, इसको एनकरेज किया जाता था। एंड दिस वाज ऑफ कोर्स बिफोर द मैग्ना कार्टा। तो ये चीज ओके, तो हमने यहाँ पे 4 पॉइंट्स देख लिए। 5वां पॉइंट जो आप लिखेंगे भक्ति मूवमेंट का लिखेंगे। भक्ति मूवमेंट ने कैसे इट फर्दर द कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी इन वेस्टर्न इंडिया। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति मूवमेंट में भी it did not believe in caste hierarchy, it did not believe in discrimination on any grounds, and would of course जो वहाँ पे कीर्तन संकीर्तन हुआ करते थे और कैसे सबको एनकरेज किया जाता था अपने एक्सपीरियंसेस आके शेयर करना। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारे पॉइंट्स आप लिखेंगे, यू विल हैव अ वेरी गुड आंसर हियर। ऑलराइट, कनेक्टिंग मिलेट्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ और एक टॉपिक शुरू हो रहा है, कनेक्टिंग मिलेट्स एंड योगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जो योगा, इंटरनेशनल योगा डे तक का जो सफर था, योगा तो हमारी स्पिरिचुअलिस्टिक और हमारा आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशन है, वी हैव ऑलवेज वैल्यूड योगा, बट हाउ डिड इट बिकम एन इंटरनेशनल फिनोमिनन। तो ये बेसिकली एक जन आंदोलन था। हमारे इतने एफर्ट्स के बाद इंटरनेशनल डे ऑफ योगा आज बन चुका है। एवरीबडी परफॉर्म्स योगा, माइंड सोल एंड बॉडी सबका जो एक सिंक में लाने का जो इसका काम है। अब दूसरा प्राइम मिनिस्टर का कहना है हमें मिलेट्स का भी, मिलेट्स भी बेसिकली जो मिलेट रेवोल्यूशन हो रहा है वो भारत की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। आप जानते हैं इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स 2023 में इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली मिस्टर मोदी ने इस चीज को यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप उसे एथिक्स में लिखें। वो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़पेपर में आई वुड डिस्कस इट हियर ओनली ब्रीफली, फिर जब हम उस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे वहां भी बता दूंगी कि देखिए क्या है कि बहुत बार जो अथॉरिटी होती है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कोई भी सरकार है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, कोई भी है ना, तो इट इज वेरी इजी टू डिक्टेट ऑर्डर्स टू योर सबॉर्डिनेट्स और टू द मासेस कि आप ऐसा करिए। तो हो सकता था जो हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, जो हमारी सरकार है, वो बस हमें कह दे कि आप मोटा अनाज, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने बोला आप मोटा अनाज अपनाना शुरू कीजिए, मिलेट्स, राइट, रागी बाजरा ज्वार तो मक्की। तो ऐसा कहना बहुत आसान है, हमें डिक्टेट करना तो हम फॉलो भी कर लेंगे क्योंकि हम अपनी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन असली लीडरशिप क्या होती है, जो आप लीडरशिप प्रिंसिपल पढ़ते हैं ना, यू लीड बाय द एग्जाम्पल। अब क्या हो रहा है, पार्लियामेंट का जो कैंटीन्स हैं, जितने भी
स्पॉट्स हैं पार्लियामेंट में, कैंटीन्स एंड ऑल, वहां पे एक मिलेट मेन्यू आया है। तो उस मिलेट मेन्यू में रागी का डोसा, है ना, मक्की की रोटी, सरसों का साग, इस तरह का जो पूरा मिलेट मेन्यू पार्लियामेंटेरियंस के लिए आ रहा है। ऑफ कोर्स यू आर लीडिंग बाय द एग्जांपल। वी आल्सो फील ओके, आर जो हमारे एमपीज हैं, रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हमने इलेक्ट करके भेजा है, दे आर ऑल्सो एंगेजिंग इन टू इट। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं है, वो खुद भी अपना रहे हैं। दिस इज आई थिंक एन एग्जाम्पल फॉर यू, हाउ यू लीड बाय एग्जाम्पल। ओके, तो देखिए वैसे ये सारी चीजें अगर आप इस तरह, आपको सिलेबस ही नहीं पता तो आप कैसे ये चीज कनेक्ट कर पाओगे? आपको अगर पता ही नहीं है कि एथिक्स के सिलेबस में लिखा क्या है या जीएस1 के सिलेबस में लिखा क्या है, जैसे हम यहाँ पे अब देख रहे हैं, आप कैसे कनेक्ट कर पाओगे? सो माय सिंसियर सजेशन टू इज कि आप पहले सिलेबस के साथ साथ पढ़ाई करना शुरू करें। ऑलराइट, तो यहाँ पे देखिए एक और चीज, सर्कुलर इकोनॉमी की बात की गई है, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ई वेस्ट के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में इस तरह से कोई भी आंसर लिखें, आप सर्कुलर इकोनॉमी, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत एम्फेसाइज करते हैं इसके ऊपर कि कैसे, देखिए अगर एक चीज कहीं से बन के शुरू हुई है, ऑफ कोर्स आपको ये बात पता है कि आप इसे अगर डिस्कार्ड कर देंगे तो इन्वायरमेंट को जाके हैम्पर करेगी, उसको हार्म करेगी। तो आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके, रिसाइकल करके, रीयूज कर लेंगे, ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे कचरे से कंचन बन सकती है। मतलब यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये ऐसे 17 तरह के प्रेशियस मेटल्स हैं जो एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं ई वेस्ट से, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल, एंड देयर आर 18 स्टार्टअप्स जो इस चीज में एंगेज्ड हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। ऑलराइट, देखिए अब हमें कुछ इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन के आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये बहुत बड़ा एक आर्टिकल है, पर इसमें से 4 से 5 पॉइंट्स, देखिए आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि रिसेंटली आप अगेन, ये आई थिंक 2020 या 21 का, आई थिंक 2020 का ही प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि फैक्टर्स पूछे जाते हैं कि रिसेंटली फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर क्रॉप्स के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन है। तो वो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, या फिर वो आपको किसी मैगजीन कंपाइलेशन में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो आइसोलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा उठा के, टॉपिक उठा के उस पर इंफॉर्मेशन दी होती है। तो ये आप जब तक न्यूज़पेपर्स पढ़ नहीं रहे या थोड़ा आपको आसपास नहीं पता कि चल क्या रहा है, तो आप नहीं आंसर कर सकते इस तरह के क्वेश्चन को। तो अगर आ रहा है कि क्वेश्चन में कि मिल्क इन्फ्लेशन हो रही है रिसेंटली, और वो क्यों हो रही है, और उसमें पॉइंट्स भी ऐसे लिखे हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था, कोविड के टाइम पे अंडर फीडिंग ऑफ काव्स और काउज हुआ था, उसकी वजह से आज हम मिल्क इन्फ्लेशन देख रहे हैं। तो आप कहेंगे क्या नॉनसेंस लिखी है, हो ही नहीं सकता, ये तो क्या है, कोई लिंक नहीं समझ आएगा आपको। तो इस तरह के आर्टिकल्स को डिटेल्ड मैनर में समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमें कम से कम 4 से 5 फैक्टर्स मिलेंगे जिसकी वजह से आज हम मिल्क इन्फ्लेशन देख रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, विद इन द लास्ट ईयर द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन हैज रेज्ड द मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी ऑफ द अमूल ब्रांड, ओके, ऑफ इट्स अमूल ब्रांड फुल क्रीम मिल्क। तो देखिए जो फुल, अगेन ये बहुत बेसिक चीज है जो यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि आपको एटलीस्ट, आप रोज दूध पीते हैं अगर अगर तो आप एक वीगन नहीं है, तो आपसे वैसे भी भारत में तो खैर अभी पीते ही हैं दूध, तो सारे रोज देखते हो आप, है ना। तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको पता हो फुल क्रीम मिल्क या टोन्ड मिल्क या स्किम्ड मिल्क पाउडर, ये होता क्या है ये सब कुछ। तो अगर हम कह रहे हैं फुल क्रीम मिल्क, तो आपको ये पता होना चाहिए वेरी बेसिक कि उसमें फैट कितना, कभी आपने अगर पीछे उसको पीछे टर्न करके देखा है तो उसमें फैट होता है 6%, और उसमें SNF यानी कि सॉलिड नॉट फैट, वो सॉलिड जो फैट नहीं है वो 9% होता है। ठीक है, तो अमूल का हमने रिसेंटली फुल क्रीम मिल्क का जो प्राइस है दिल्ली में वो ₹58 से 64 तक जाते देखा है पर लीटर। ओके, तो फुल क्रीम मिल्क, आई अगेन रिपीट, इसमें 6% फैट है, 9% SNF है, सॉलिड्स नॉट फैट। ओके, और हमने साथ ही में जो मदर डेयरी है, मदर डेयरी के भी हमने प्राइजेस फुल क्रीम मिल्क के 57 से 66 जाते देखे हैं, मतलब एक ही साल में, मार्च 5 से लेके 2022 के दिसंबर 27 2022 तक। ओके, द लास्ट टाइम मिल्क प्राइजेस वेंट अप, लास्ट टाइम इस तरह से ₹8 पर लीटर की गति से बढ़ने वाला जो हमने मिल्क में प्राइस देखा था वो कब हुआ था, जब कांग्रेस की जो सरकार थी वो हार गई थी, उसके पहले। तभी तो इतनी ज्यादा महंगाई पे चर्चे थे उस समय, महंगाई करके ही सरकार गिरी थी। तो 2013-14 का देखिए, अगर आप बहुत ही ज्यादा नहीं भी जानते, अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है, लास्ट टाइम मिल्क प्राइसेस वेंट अप वाज दिस,
यू शुड बी नोइंग इट। महंगाई इस तरह की जो हर चीज़ में आज बढ़ रही है, इतनी तो तब भी नहीं बढ़ी थी खैर, चाहे वो पेट्रोल में हो किसी भी चीज़ में हो, तो वो लास्ट टाइम तभी हुआ था और इसी चीज़ पे सरकार बदली थी। तो बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। फ्रॉम द चार्ट इट कैन बी सीन दैट MRP राइज। अभी यहाँ तक ऐसे कुछ बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ से चीज़ें शुरू होंगी और डो नॉट वरी, मैं पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करूंगी और आपको बताऊंगी कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। When the नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर इट रोज बाय जस्ट, तो देखिए पिछले 8 साल में केवल 10 रुपए से ही बढ़ा है, तो इतना ज़्यादा बहुत कोई जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है इतना हमने मिल्क इन्फ्लेशन कुछ नहीं देखा था। सिंस देन प्राइसेस हैव रॉकेटेड एंड मोर फॉर फुल क्रीम मिल्क। तो सबसे ज़्यादा प्राइसेस जो बढ़े हैं पिछले साल की अगर हम बात करें, स्पेशली लॉकडाउन खुलने के बाद से अगर हम देखें, तो फुल क्रीम मिल्क में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हम देख रहे हैं। अगर हम टोन्ड मिल्क की बात करें, टोन्ड मिल्क में कितना प्रतिशत फैट होता है? 3%। ठीक है, तो फुल क्रीम मिल्क में 6% फैट होता है, टोन्ड मिल्क में 3% फैट होता है। वहाँ पे 9% सॉलिड्स नॉट फैट था, यहाँ पे 8.5% SNF है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली प्राइस तो इनका भी बड़ा है, लेकिन ओनली बाय ₹6 पर लीटर। ओके, तो ये चीज़ व्हाट एक्सप्लेन्स दिस रीसेंट इन्फ्लेशन, और ये क्यों हो रही है? अब जैसे यहाँ पे लिखा है, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबली हैज टू डू विद द कैश एंड प्राइसेस, the crash in prices following the COVID induced lockdowns। तो देखिए जब लॉकडाउन हुआ था, जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया, तो ऑफ कोर्स होटल्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, हलवाई की दुकानें बंद हो गई, आप लोगों अपने घर में बैठ गए, तो इतना जो उसकी डिमांड थी वो बिल्कुल नीचे चली गई मिल्क की। राइट, तो उस समय बेसिकली जब डिमांड डिस्ट्रॉय हो गई पूरी, तो डेरीज ने क्या किया? डेरीज ने बोला कि देखिए मिस्टर फार्मर, हम आपसे दूध तो लेंगे थोड़ा बहुत जितना जो लेंगे, पर हम बहुत कम प्रोक्योरमेंट प्राइस देंगे आपको। काउ मिल्क के लिए, चाहे वो बफलो मिल्क हो, हम आपको बेसिकली जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है वो बहुत कम देंगे, क्योंकि डिमांड ही नहीं है आगे। अब फार्मर्स, ऑफ कोर्स फार्मर्स इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना? तो फार्मर्स भी वो भी तो मतलब दे हैव टू डू समथिंग टू हैंडल दिस क्राइसिस, राइट? तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, फिर उन्होंने या तो श्रिंक करना शुरू कर दिया, या श्रिंक नहीं किया तो एटलीस्ट एक्सपैंड करना बंद कर दिया। क्या? देयर साइज ऑफ हर्ड्स, जो उनकी काउज हैं, बफलोज हैं, उनका साइज उन्होंने या तो कम करना शुरू कर दिया, ओके, या तो बेचना, सेल ऑफ करना शुरू कर दिया अपनी गाँव को, या फिर उन्होंने बेसिकली उसको एक्सपैंड नहीं किया। एज मिल्क प्राइसेस वुड नॉट कवर, ऑफ कोर्स, क्योंकि जितना प्राइस वो प्रोक्योरमेंट प्राइस उन्हें मिल रहा है दूध का, वो तो इनफ होगा ही नहीं अपनी सारी कैटल को खिलाने के लिए या उन एनिमल्स को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो ये एक फैक्टर है। टू, दे अंडरफेड देम। तो सेकेंड पॉइंट जो आपको बेसिकली यहाँ से मिल रहा है, अब देखिए आप खुद सोचिए, जब आपके पास जितनी आपके पास अभी तक हर्ड है, अब उसको खिलाना पिलाना, जितनी भी उनकी देखभाल के लिए जो खर्चा है वो तो होगा ही होगा, चाहे अब आगे सामने वाला डेयरी वाला आपसे उतना आपको उतने पैसे दे नहीं रहा प्रोक्योरमेंट के। तो यहाँ पे एक और चीज है कि उन्होंने अपने जो कैटल है उनको अंडर फीड करना शुरू, उनको कम खाना खिलाना शुरू कर दिया, और पर्टिकुलरली किन लोगों को? देखिए जिन्होंने मिल्क देना है उनको तो खिलाएंगे ही सही से खाना जो उनके पोषण के लिए जरूरी है। अब ऑफ कोर्स फार्मर्स क्या करते हैं कि जिनसे मिल्क नहीं आ रहा, जिनसे कुछ यूजलेस कह सकते हैं आप उनको अपने दिमाग में, क्योंकि वो आपके लिए कोई प्रॉफिट नहीं लेके आ रहे, तो उनको कम खिलाना शुरू कर दो। तो जैसे काव्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको कम खिलाओ, उनसे तो कोई दूध नहीं आ रहा, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, जो ड्राई कैटल हैं जो मिल्क दे ही नहीं सकते, या फिर जो प्रेग्नेंट कैटल है, बेसिकली जो एक एक पर्टिकुलर टाइम तक कोई मिल्क नहीं देंगी, ठीक है, तो ये इनको बेसिकली अंडर फीड करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ओके। और यहाँ पे कुछ बेसिक बायोलॉजी लिखी है कि एक न्यू बॉर्न जो क्रॉस ब्रीड होती है काउ की, वो टिपिकली प्यूबर्टी तक रीच करती है, और इंसेमिनेशन के लिए जो रेडी होती है वो 15 से 18 महीने लगते हैं। और फिर 15 से 18 महीने बाद भी जब आपने बेसिकली सीमन उनमें इंजेक्ट किया है, जो भी इंसेमिनेशन हुआ जैसे भी, ओके, तो उसके बाद भी 9 से 10 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी डिलीवरी होगी, फिर फाइनली जो लैक्टेशन स्टार्ट होगी, यानी कि मिल्क देना वो शुरू होगी, वो 24 से 28 महीनों बाद, ठीक है। और अगर हम बात करें बफलोज के केस में फाइनली जाके जो मिल्क देने वाली स्टेज आती है वो और भी बाद में आती है। द काव्स दैट वर, तो बेसिकली अब आपको ये याद रखना है, जिन काव्स को, जिन बेसिकली बछड़ों को कम खिलाया गया है ना, वो आज काव बन चुकी हैं,
ये है ना। तो बेसिकली आपने उनको तब अंडर फीड किया, लेकिन अब ये जो काओ बन चुकी हैं ये ऑफ कोर्स उतना मिल्क दे ही नहीं सकती, दे आर पुअर मिल्कर्स, और यही बेसिकली हो रहा है। ओके, अब देखिए लॉकडाउन खुल गए, अब दोबारा डिमांड आ गई मिल्क की, है ना, रेस्टोरेंट्स खुल गए, मिठाइयों वाली शॉपें खुल गई, सब कुछ हो गया है ना, होटल्स खुल गए। लेकिन अब ये जो आज के टाइम पे जो काओ बन के आई हैं ये तो पुअर मिल्कर्स हैं। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। तो इसीलिए बेसिकली डिमांड दोबारा रिज्यूम भी हो गई, लेकिन सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही। देयर इज ओके, दिस इज एविडेंस बाय डेयरीज अक्रॉस इंडिया रिपोर्टिंग लोअर मिल्क प्रोक्योरमेंट विद द ईयर ऑन ड्रॉप। ओके, नो दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो पहला फैक्टर आपको ये पता होना चाहिए, इज द पैंडेमिक पीरियड ओके। तो वही चीज यहाँ पे लिखिए कि क्या ये पैंडेमिक पीरियड की जो लेगेसी है ऑफ अंडरफेड एनिमल्स, क्या यही रीजन है सिर्फ? जी नहीं, और भी कुछ सप्लाई एंड डिमांड फ्रंट लेवल पे कुछ फैक्टर्स हैं। तो हम सप्लाई साइड पे और देख लेते हैं। द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैटल फीड, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, अगर आप ये वाला आर्टिकल नहीं भी पढ़ रहे तो आपको ये बात पता है, अगर आप मेरी वीडियोस को कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं, जब हमने फॉडर इन्फ्लेशन के बारे में बात की थी, तब मैंने आपको यही कहा था कि न्यूजीलैंड या बाकी जगहों पे इतना ज़्यादा मिल्क प्रोडक्टिविटी क्यों है। देखिए, हम सबसे बड़े मिल्क प्रोड्यूसर इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे कैटल ही बहुत ज़्यादा है, नंबर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन हर चीज़ की बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं है। बाहर प्रोडक्टिविटी इतनी क्यों है कम? एक मुट्ठी भर कैटल से भी आप उतना मिल्क निकाल पा रहे हो जितना भारत निकाल पा रहा है, या ऑलमोस्ट उतना, जैसे न्यूजीलैंड, है ना। क्योंकि वहाँ पे जो आप फॉडर खिला रहे हो वो बहुत प्रोटीनेशियस है, वो बहुत न्यूट्रिशियस रिच है, वो यहाँ पे नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है और नेचुरली भी इतना अच्छा यहाँ पे फीड अवेलेबल नहीं है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए फॉडर को प्लीज आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैंने आपको तब भी सजेस्ट किया था, जब आप एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स या इस तरह का कुछ भी लिख रहे हैं और आप लाइफ स्टॉक पे अगर कुछ एक पॉइंट डालते हैं, तो आप प्लीज फॉडर का एक डायमेंशन डालिए। ये कहीं कहीं चीजें हैं जो हमें लगता है अरे इतनी सिंपल सी चीज को आप ठीक करने से फार्मर्स की इनकम कैसे दुगनी कर देंगे। अरे बहुत छोटी छोटी चीजों को ठीक करने से बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस आते हैं। आप सिर्फ सॉइल को अगर मापने लग पड़े ना कि अच्छा ये इसकी हेल्थ इस समय सही है या नहीं है, कितना मॉइस्चर कंटेंट है, तो उससे हमने देखा था कि बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में कैसे 40% इनकम बढ़ गई है 1200 फार्मर्स की। तो दिखने में चीजें कि आप सीट बेल्ट लगा लीजिए। WHO की रिपोर्ट कहती है सीट बेल्ट लगा लेने से 75% तक इंजरीज कम हो जाती हैं और 25% तक डेथ्स कम हो जाती है। छोटा स्टेप है लेकिन इफेक्ट देखिए कितना बड़ा है। तो वो चीज अपने दिमाग में रखिए। ओके, तो हम कहाँ थे? ऑन द सप्लाई साइड द एवरेज कॉस्ट ऑफ cattle feed spiked from rupees 16 to 17 per kg। ओके, तो वही चीज जैसे कैटल फीड का प्राइस बढ़ गया 16-17 से हो गया 22-23। तो वही चीज यहाँ पे अब क्यों हुआ? कैटल फीड का प्राइस भी क्यों बढ़ा? क्योंकि जो कैटल फीड के इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉटन सीड, रेप सीड, ग्राउंड नट एक्सट्रैक्शन, सोयाबीन मील, मेज, डी ऑयल राइस ब्रांड, मोलासिस, ये सब महंगे हो गए। ठीक है, तो ये भी एक जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये कैटल फीड के बारे में भी पता होना चाहिए कि वो इन्फ्लेशन बढ़ गया तो यहाँ पे भी दिक्कत है। ओके, तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉ, जो स्ट्रॉ भी भूसा होता है जैसे वीट का जो स्ट्रॉ है, तो वो भी ऑफ कोर्स कम हुआ। 2021-22 में एक्चुअली क्या था कि वीट ही बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं ग्रो हो पाया था, तो बिकॉज ऑफ द पुअर क्रॉप ऑफ कोर्स वी डिडंट गेट इनफ स्ट्रॉ। ओके, तो अगर हम फॉडर की बात करें, फॉडर की कमी क्यों थी? देखिए, साउथ जो है ना, साउथ इंडिया, वहां पे अगर एक स्टेटमेंट बाय चांस आपके प्रीलिम्स में लिखी है कि साउथ इंडिया में ज्यादा मिल्क इन्फ्लेशन देखी है हमने, तो वो सही है। क्यों देखी है? क्योंकि साउथ इंडिया में जो फॉडर का प्राइस है वो बहुत बढ़ गया था, वहां पे फॉडर एक्चुअली सही से उगा ही नहीं, बिकॉज ऑफ इरेटिक रेन्स, बेसिकली उसके इस तरह के पैटर्न की वजह से, बहुत ही ज्यादा हैवी रेन्स होने की वजह से यहाँ पे बेसिकली it didn't allow the grass to fully come out, so this was also an issue on top of these। और इन सारी इतनी खिचड़ी के ऊपर एक और फैक्टर है जो यहाँ पे लाई करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, लंपी स्किन डिसीज की वजह से भी जो यील्ड है कैटल का वो कम हो गया था, मिल्क आउटपुट। तो इतने सारे फैक्टर्स, उसमें से देखिए मैं अज्यूम करती हूँ एक फॉडर वाला डायमेंशन, एक अंडरफेड एनिमल्स वाला डायमेंशन और एक लंपी स्किन डिसीज वाला डायमेंशन। आपके प्रीलिम्स में ये 3 फैक्टर्स तो जरूर लिखे होंगे, अगर सही की बात करूँ, सही स्टेटमेंट्स की। ठीक है, तो आपको ये तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ऑन द डिमांड साइड पे भी हम देख लेते हैं, द लिफ्टिंग ऑफ लॉकडाउन एंड द रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वही चीज
जब लॉकडाउन खुलना शुरू हुआ, व्हेन द कंट्री स्टार्टेड ओपनिंग अप, लेकिन उसके साथ साथ में एक और चीज हो रही थी, सप्लाई प्रेशर्स। ओके, दिस वाज इंडिया एक्सपोर्टिंग आउट। तो देखिए हमने क्या किया, बेसिकली सप्लाई इतनी नहीं थी, भारत के लिए डिमांड कम हो गई। तो एक फैक्टर ये लिखा है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे थे विदाउट इवन कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमारी डोमेस्टिक पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो पा रही हैं कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, वी एक्सपोर्टेड अराउंड 33,017 टन्स ऑफ मिल्क वर्थ ₹1,281.15 करोड़। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर 2022। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, और साथ ही में हमने बटर एक्सपोर्ट किया, घी एक्सपोर्ट किया, एनहाइड्रस मिल्क फैट enabled by soaring international price have added to the domestic shortage as noted earlier। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है, एक फैक्टर ये भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट्स द करंट सिचुएशन एंड द फ्यूचर आउटलुक। अब वही चीज़ जैसे मैंने बताया, जो मिल्क शॉर्टफॉल है वो ज़्यादा हुआ है साउथ में, बिकॉज द ग्रास डिडंट कम आउट प्रॉपरली। अब एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, द काविंग सीजन, जिसे हम फ्लश सीजन भी कहते हैं एनिमल्स के लिए, जहाँ पे बेसिकली ज़्यादा मिल्क आउटपुट हमें मिलता है। ओके, तो वो बेसिकली शुरू होता है सितंबर के समय में। दैट्स द टाइम टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी लेवल्स डिप, है ना। तो सितंबर शुरू होता है बेसिकली अगले साल के, फिर मार्च अप्रैल तक रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। That's the time temperature and humidity levels dip alongside improved fodder comes straw availability, fodder comes straw availability, wheat क्योंकि आप समझ रहे होंगे यहाँ पे अच्छा होता है। From the kharif rain and harvesting of the kharif crop, from the monsoon rain, okay, the calvings peak, okay, तो वही चीज़ विंटर में पीक कर जाती है calving, ठीक है। तो calving is basically when more milk flows from the udders, okay, generally begins from, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि विंटर्स में ये पीक कर जाती है। द फ्लश मंथ्स आर ऑल्सो व्हेन डेयरीज, अब देखिए अब ये तो कुछ समय है फ्लश मंथ्स, एक पर्टिकुलर सितंबर से मार्च तक का जो समय है, लेकिन फिर लीन सीजन भी तो आ जाता है जब ज़्यादा मिल्क नहीं मिलेगा। तो अब ऑफकोर्स जो फ्लश मंथ्स के समय में आपको बेसिकली सरप्लस मिल्क मिल रहा है, आप उसको एसएमपी में, यानी कि स्किम्ड मिल्क पाउडर, बटर में, फैट में, घी, इस तरह की चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे ना, जो बेसिकली डेयरीज हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि द समर सीजन इज यूजुअली लीन। ओके, पर ऑफ कोर्स समर में डिमांड ज़्यादा है लस्सी की, आइसक्रीम की, कर्ड की, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू नाउ, सो व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट डूइंग। अ शॉर्टेज ऑफ मिल्क, यहाँ पे देखिए बेसिकली सजेस्ट किया गया है कि अब थोड़ा सा इंपोर्ट कर लेना हमें चाहिए, क्योंकि जो न्यूजीलैंड का जो बेसिकली आ रहा है मिल्क, वो डोमेस्टिकली जो प्राइस मिल रहा है उससे कहीं गुना सस्ता है, मतलब काफ़ी सस्ता है, 100 रुपये का फ़र्क आ रहा है। तो हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए, और बेसिकली हमें कैसे बेसिकली हो सकता है कि हम इतनी ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं। अगर हम एसएमपी की बात करें, जो मिल्क पाउडर है उस पर हम बेसिकली 15% तक का इंपोर्ट ड्यूटी है। ओके, अप टू 10,000 टन्स पर ईयर, और 60% फॉर क्वांटिटीज बियॉन्ड दैट। मतलब अगर 10,000 टन्स पर ईयर से ज़्यादा बढ़ गया इंपोर्ट तो 60%, ठीक है, यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। तो बेसिकली अभी के लिए अगर हम इस तरह की चीज़ों को हमें कम कर देना चाहिए। बटर फैट जो है, बटर फैट इंपोर्ट्स पे 40% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। सो फॉर नाउ ऑफ कोर्स हमें ज़ीरो ड्यूटी अलाउ कर देना चाहिए, इनका ये कहना है, क्योंकि समर आ रही है और उसमें अगर हमने अपनी डिमांड्स पूरी करनी है, देन ऑफ कोर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेगा, मुगल गार्डन टू अमृत उद्यान अ शॉर्ट हिस्ट्री। ऑल्दो हमने इस आर्टिकल को कल भी डिस्कस किया था, बट एज यू नो मॉडर्न हिस्ट्री में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीलिम्स की, हम अगर बात करें तो यहाँ पे एक तो मैं आपको बता दूं, GS1 में अगर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि जो मुगल टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है या मुगल टाइप ऑफ लैंडस्केपिंग है, उसके कुछ एग्जांपल्स लिखिए। ये आ चुका है, आप पेपर उठा के देखिए यूपीएससी मेंस के, ये पिछले कुछ ही 2-4 सालों में ही, या पता नहीं इस साल आया, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो आप उसमें एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि हम एक अमृत उद्यान में भी तो देख रहे हैं, जिनको मुगल गार्डन्स बोला जाया करता था 2 दिन पहले तक। तो आप वहाँ पे कंटिन्यूटी और कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा जो मैं आपको प्रीलिम्स के लिए बता रही थी, आप अगेन 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए प्रीलिम्स का, तो उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि जैसे जो एक बुक है सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन, आई थिंक, तो वो किसने बेसिकली लिखी थी। अब आप इसको समझ ही नहीं पाएंगे कि किसने, उसमें एक सरोजनी नायडू बेसिकली उसमें एक ऑप्शन था, फिर उसमें एक ऑप्शन था
गांधी जी का, फिर उसमें कोई और ऑप्शन था। तो सरोजिनी नायडू तो कभी प्रिजन ही नहीं गई, तो फिर सॉन्ग्स ऑफ प्रिजन कहाँ से लिख देंगी वो, ठीक है। और गांधी जी से रिलेटेड तो कभी ये सारी चीजें सुनी नहीं हमने, क्योंकि गांधी जी का हमें हिंदू स्वराज, ये सारी किताबें, यंग इंडिया, ये सब कुछ हमें पता है। तो बाकी तो हमें नहीं पता था, पर आंसर गांधी जी था। तो इस तरह के रिलेटेड टू सरोजिनी नायडू वगैरह ये सब कुछ बहुत आता है। तो यहाँ पे जो हमें चीज़ पता चलती है, अगर एक स्टेटमेंट में लिखा है कि who wanted मुगल गार्डन्स टू बी नेम्ड एज गार्डन ऑफ यूनिटी, तो एक डेफिनेटली जो एक उसमें ऑप्शन होगा वो सरदार पटेल का होगा, क्योंकि यूनिटी वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में, एग्जामिनर को पता है ना कैसे आपको बेवकूफ़ बनाना है, तो यूनिटी वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा कि सरदार पटेल जी। पर ऐसा नहीं है, उसका सही आंसर है प्रश्न का सरोजिनी नायडू। तो ये चीज़ हमें यहाँ से मिलेगी, और हम कुछ कुछ चीज़ें और भी देखना चाहेंगे। Okay, the iconic Mughal garden at Rashtrapati Bhavan was renamed Amrit Udyan on Saturday. ओके ये चीज़ हमें पता है, इन कीपिंग अप विद द थीम ऑफ, तो देखिए क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो बेसिकली जो भी मुगल गार्डन की जितना भी एरिया है उसको अमृत उद्यान रीनेम कर दिया गया है। अब 15 एकड़्स में फैला हुआ है बेसिकली ये अमृत उद्यान। स्पेक्टेकुलर गार्डन्स आर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द ब्यूटी, ग्रैंडियर एंड मिस्टीक ऑफ द राष्ट्रपति भवन। द मुगल स्टाइल, द गार्डन्स ड्रू इंस्पिरेशन, तो देखिए ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इस गार्डन की इंस्पिरेशन क्या थी। एक और चीज, ये बात मैंने आपको कल बताई थी, और बाय चांस अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है, तो अगर एक और स्टेटमेंट अमृत उद्यान से रिलेटेड आपके प्रीलिम्स में आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, और उस स्टेटमेंट में ये लिखा है कि ये जो एडविन लूटेंस जो थे, जो लूटेंस दिल्ली हम पढ़ते हैं, उन्होंने उनके आर्किटेक्चर थे एंड ऑल ऑफ दैट, और मुगल गार्डन्स के भी वही थे। तो ये बेसिकली जो उनकी मुस्लिम अपीजमेंट प्लान था जो ब्रिटिशर्स का, उसका एक पार्ट था जो बिल्कुल सही है, ठीक है। उन्होंने इसका मुगल लैंडस्केपिंग और इंग्लिश लैंडस्केपिंग को मिक्स करके क्यों बनाया था, क्योंकि वो उनका जो अपीजमेंट, माइनॉरिटी अपीजमेंट प्लान था, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। द मुगल स्टाइल, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। जम्मू कश्मीर के जो गार्डन्स हैं मुगल गार्डन्स, और जो ताजमहल के गार्डन्स हैं, जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं इंडिया और पर्शिया की, वहाँ से बेसिकली इंस्पायर होके ये मुगल स्टाइल बना है। मतलब मुगल गार्डन का पूरा आर्किटेक्चर डिसाइड किया गया था। दैट आर्किटेक्चर वाज बेस्ड ऑन द गार्डन्स ऑफ मिडीवल पर्शिया, पर्टिकुलरली द चार बाग। तो चार बाग तो आपको पता ही है। अगर मुगल आर्किटेक्चर के आपसे, जैसे कि जिस क्वेश्चन की मैं आपसे अभी बात कर रही थी, तो उसमें यही पूछा गया था कि मुगल आर्किटेक्चर और आर्ट एंड कल्चर के बेसिक फीचर्स क्या हैं, तो उसमें आप चार बाग लिखेंगे, है ना। तो वही चीज़ अमृत उद्यान में भी है, ठीक है। तो वही चीज़, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो चार बाग स्टाइल है, लिटरली 4 गार्डन्स स्ट्रक्चर, इसमें बेसिकली बाबर ने जो बाबरनामा लिखी थी, है ना, तो उसमें बेसिकली बाबरनामा में लिखा हुआ है कि इट वाज हिज पर्सनल फेवरेट। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। द चार बाग स्टाइल वाज इंटेंडेड टू क्रिएट अ representation of perfect harmony between the elements of nature. Typical features of Mughal gardens in present day India, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश इंक्लूड, तो आप जानते हैं मुगल गार्डन्स जो हैं भारत में हैं, चाहे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, उसमें पूल्स हैं, फाउंटेन्स हैं, कनाल्स हैं, ओके, विद ऑफ कोर्स फ्लोइंग वाटर। लूटेंस इम्प्रिंट, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एडविन लूटेंस जो बेसिकली इसका प्लान उन्होंने सबमिट कब किया था, जिसमें वाटर चैनल्स होंगे, वॉकवेज होंगे बेसिकली, ओके। तो ये बेसिकली वाइस रॉयस 1917 में इसका प्लान उन्होंने सबमिट किया था, ओके। विद द मुगल कैनाल्स एंड टेरेसेस, लूटेंस फ्यूज्ड एलिमेंट्स ऑफ यूरोपियन फ्लावर गार्डन्स, तो वही चीज़ बेसिकली जो प्लांटिंग शुरू हुई थी वो 1928-29 में हुई थी, ओके। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर विलियम मस्टो, ओके, उन्होंने बेसिकली क्लोजली कोऑपरेट किया था ल्यूटेंस के साथ, ओके। तो वही चीज़ सरोजनी नायडू जी का सजेशन था कि इसको गार्डन ऑफ यूनिटी बोला जाए, लेकिन इसको कभी भी अडॉप्ट नहीं किया गया था, और इसका सिंपली जो नाम रख दिया गया था वो मुगल गार्डन रख दिया गया था बाय द प्रेसिडेंट्स। अब देखिए बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आए हैं, आप जानते हैं, प्रणब मुखर्जी जी, उनसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम जी, ओके, वेंकट रमन जी, है ना। तो ऑफ कोर्स उनकी अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन थी। The gardens in the Rashtrapati Bhavan also originally included the East Lawn, Central Lawn, Long Garden, Circular Garden. ओके, तो ये सारे गार्डन्स भी और ऐड होते गए, जैसे फिर सक्सेसिव प्रेसिडेंट्स आए, ओके।
जैसे हर्बल वन, हर्बल टू, टेक्टाइल गार्डन, आरोग्य वनम और फिर कैक्टस गार्डन। तो बेसिकली अब फाइनली हमने क्या किया, इन सारे गार्डन्स को यूनाइटेडली अमृत उद्यान बोल दिया गया है। तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। Now this is very important since you know के आई थिंक 2018 का अगेन ये यूपीएससी के जीएस मेंस का पेपर है जिसमें पूछा गया था कि कैसे हम कंटिन्यूटी देखते हैं, कैसे गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स थे वो आज भी कंटेम्प्रेरी इंडिया में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में अपनी रेलेवेंस देखते हैं। ये आ चुका है और ये क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार आ सकता है। आप गांधी जी पे क्वेश्चन उठा के देखिए, आप बी आर अम्बेडकर जी पे क्वेश्चन उठा के देखिए, ये आते ही हैं। और ऑफ कोर्स जीएस में भी, जीएस 4 में ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली कहा कि टू एवरी प्रॉब्लम इंडिया एंड द वर्ल्ड इज फेसिंग टुडे द आंसर इज गांधी। ओके, तो ऑफ कोर्स और इम्पोर्टेंट बन जाता है जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर गुची मशरूम्स की तारीफ करके आते हैं तो गुची मशरूम्स पे क्वेश्चन आ जाता है। तो आप समझ लीजिए फिर आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो इसीलिए तो यहाँ पे गांधी अमृत काल, तो आप जानते हैं आज जनवरी 30 है और जनवरी 30 महात्मा गांधी जी की, हम जानते हैं आज फाइनली 75 ईयर्स हो गए हैं when गांधी जी लेफ्ट अस। ओके, तो जब नथुराम गोडसे ने गांधी जी को शूट किया था तो उस दिन फाइनली बेसिकली आज जो है 75 ईयर्स हो गए। बहुत आयरॉनिकल है क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, और साथ ही में 75th एनिवर्सरी इस चीज़ की भी है कि गांधी जी लेफ्ट अस। ओके, तो ये बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ लिखी है गांधी जी ऑफ कोर्स, लेकिन आपको यहाँ से बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, आप इसमें से पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करके खुद लिख सकते हैं। गांधीज एम्बिशंस फॉर इंडिया वेंट फार बियॉन्ड द अचीवमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। तो देखिए गांधी जी के लिए जो स्वराज का कॉन्सेप्ट था वो केवल ब्रिटिशर्स को भगा के इंडिया को सेल्फ ऑटोनमस बनाना नहीं था, उनका स्वराज हर एक फील्ड में था, चाहे वो इकोनॉमिक स्वराज हो, चाहे वो सोशल स्वराज हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्वराज हो, चाहे वो इंटरनेशनल स्वराज हो। हर एक डायमेंशन था उनके स्वराज का। ओके, जिसमें सोशल स्वराज मतलब सोशल इमेंसिपेशन होगा, सब हर कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट होगी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगी हर एक कम्युनिटी के लिए, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो आप उनके स्वराज का कॉन्सेप्ट लिखिए जो आज भी बेसिकली, आज भी जब तक हम यहाँ पे जो इनकम इक्वालिटी नहीं आ जाती, यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वेरियस कम्युनिटीज़ में, या जो हार्मनी है वो नहीं आ जाती, तो तब तक आप स्वराज एक्चुअल में अटेन नहीं कर पाए हैं। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। A shared sense of solidarity and empathy transcending multiple identities of language, religion and culture traditions. It is his vision. Of course, देखिए जो भी हम भारत का संविधान देखते हैं, जो जिसे हम कहते हैं इंडियन डेमोक्रेसी के रूट्स पे लाई करता है भारतीय संविधान, और भारतीय संविधान की जो सोच है कहीं ना कहीं वो गांधी जी से इंस्पायर्ड है ना। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझनी है। सबसे बड़ा रेलेवेंस यही है, जब तक भारत का संविधान जिंदा है तब तक गांधी जी जिंदा है। Throughout history, the world has seen many kinds of leaders of men and women. ओके, अब देखिए हमें ये बात पता है, अगेन ये एज इट इज आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीएस 4 में, दैट थ्रू आउट हिस्ट्री द वर्ल्ड हैज सीन मेनी काइंड्स ऑफ लीडर्स ऑफ मेन एंड वुमेन। लेकिन गांधी जी किस कैटेगरी के लीडर थे? ठीक है, तो फिर आप बड़े सारे लीडर्स के बारे में लिखिए, आप हिटलर के बारे में लिखिए, वो किस तरह के लीडर थे, पावर और इस तरह इन्वेजन, दिस हेट स्पीच, है ना, इस तरह की चीजें आप उसमें लिखेंगे। फिर आप और क्या लिखेंगे, गांधी जी के बारे में लिखिए, फिर गांधी जी तरह के और भी लीडर्स हैं जैसे नेल्सन मंडेला जी, है ना, मार्टिन लूथर किंग, कैसे उन्होंने लीड किया ब्लैक पीपल, ब्राउन पीपल के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। और ऑफ कोर्स इसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, जो आए दिन अभी हमने जस्टिस फॉर टायर देख रहे हैं हम, जो एक ब्लैक 29-year-old मैन हु वाज एक्चुअली वायलेंटली अरेस्टेड बाय द यूएस की पुलिस एंड नाउ ही सकम टू हिज इंजरीज एंड ही इज नो मोर। तो जो हम जस्टिस फॉर ब्लैक पीपल, हमने जॉर्ज फ्लॉयड के बारे में भी देखा था, तो मार्टिन लूथर किंग जो है उनके जो विक्टिम्स हैं दे आर स्टिल रेलेवेंट। ओके, वो यूएस को अभी भी पाठ पढ़ाना चाहिए उनको, उन्हीं तरह के उनके प्रिंसिपल्स का। तो ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, कंपेयर किया गया। देखिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेफालतू का ये एक हम एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं, श्याम सरन जी, आई थिंक आप श्याम सरन जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, इज अ फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड ही राइट्स एक्चुअली वेरी वेल। ओके, स्पेशली जो इनके इंटरनेशनल अफेयर्स रिलेटेड
एडिटोरियल्स आते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने जैसे कंपेयर करके लिखा है, अदर्स कनेक्टेड देयर फॉलोअर्स विद द इंटेंजिबल पावर ऑफ द स्पिरिट। पहले तरह के जो लीडर्स होते हैं, जो कॉन्करर्स होते हैं, यानी कि अपनी तलवार से हर चीज़ के बारे में बात करना, ठीक है। फिर एक तरह के होते हैं जो अपने फॉलोअर्स के साथ कनेक्ट करके रिलीजियसली, स्पिरिट से, उनकी स्पिरिचुअल पावर, इस पे एम्फेसिस देते हैं। ओके, जैसे जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनकी लेगेसी भी है। लेकिन देखिए, जो रिलीजियस और स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, उनको एक तरफा जो फॉलोअर्स हैं वो वर्ल्ड को यूनाइट करने की बात करते हैं, उन्हीं से इंस्पायर्ड हैं, सेम इंसान से। फिर एक तरफा जो कुछ फॉलोअर्स हैं उनके, वो उसी फोर्स को डिवाइड करने की बात करते हैं वर्ल्ड में। तो वो आपके इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है। सम बिकेम लीडर्स बाय कॉन्जरिंग अप, ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें लिखी हैं। बहुत तरह के लीडर्स हैं जो हेट इग्नाइट करते हैं, फिर बहुत तरह के लीडर्स हैं जो लव और कंपैशन को स्प्रेड करते हैं। ओके, बहुत तरह के लीडर्स हैं जिन्हें लगता है वायलेंस के बिना कभी जीत हासिल हो ही नहीं सकती। फिर एक महात्मा गांधी जी जैसे हैं जिन्होंने नॉन वायलेंस से बेसिकली आपको आज़ादी दिलवाई। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हैं, तो वही सारी चीज़ें। फॉर द अदर, द करेज टू रेजिस्ट वायलेंस इज व्हाट एम्पावर्स द पीपल। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉन वायलेंस तो वीक लोगों का वेपन है, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। क्योंकि आप खुद सोचिए, कोई आपको मार रहा है, कोई आपको पता है बुरा है आपके साथ, है ना, और लेकिन फिर भी खुद को रेजिस्ट करना कि हम उसके खिलाफ वायलेंट ना हो, आई थिंक इससे बड़ा तो, इतना करेज तो जो चाहिए इस चीज के लिए, वो तो हो ही नहीं सकता किसी और के पास, मतलब किसी और चीज में यूज हो ही नहीं सकता। ओके, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। ही मेड द मोस्ट हम्बल एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन इंडिया फील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर एक इंसान को, क्यों गांधी जी एक मास लीडर थे, क्योंकि उन्हें उन्हें उन्होंने हर एक इंसान को ये विश्वास दिलाया, ये एहसास दिलाया कि आप पुअर हैं, आप नहीं हैं इतने अमीर, आप कुछ भी हैं, आप किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आप इक्वल हैं। और आप हर एक का पार्टिसिपेशन जरूरी है, आप हर एक ओनर हैं हमारी फ्रीडम के, हमारे स्ट्रगल के। तो वही तो मास स्ट्रगल का कॉन्सेप्ट आया ना। ही गेव देम अ सेंस ऑफ एजेंसी। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। उन्होंने हर किसी को बताया कि आपका जो पार्टिसिपेशन है वो अपने से बड़े किसी चीज में आप पार्टिसिपेशन दे रहे हो। तो हर किसी को लगा ये लड़ाई हमारी है। ओके, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर अभी बहुत बार कहते हैं कि सेंस ऑफ ओनरशिप आनी चाहिए लोगों में, जब जन आंदोलन हर चीज बनती है। स्वच्छ भारत अभियान आप देख लीजिए, कोई भी इस तरह का, चाहे वो जल शक्ति अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान है, चाहे आज हम इंटरनेशनल योगा डे की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हर किसी की पार्टिसिपेशन का इक्वल वैल्यू है इसमें। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। इट इज बीइंग आर्ग्यूड दैट, ओके, देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी है, यहाँ पे लिखा है कि अब ये चीज आर्ग्यू हम करते हुए लोगों को देखते हैं कि जिन्होंने वॉयलेंस का यूज किया, हम कह देते हैं कि सिर्फ गांधी जी की वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिली, और सिर्फ नॉन वॉयलेंस ने अकेले ने हमें आज़ादी नहीं दिलवाई, वॉयलेंस ने भी, रेवोल्यूशनरीज जो थे उनको भी, दे आर अनसंग हीरोज एंड दे शुड ऑफ कोर्स गेट देयर ड्यू रिस्पेक्ट एंड ड्यू, हम जो कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन इन हिस्ट्री एंड ऑल ऑफ दैट। ये सब कुछ हम बहुत सुन रहे हैं, राइट। तो इन्होंने कहा है जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, उनको ऑनर करना बहुत जरूरी है, गुड इनफ। इनका व्यू ये है, ऑनर करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बात याद रखिए कि हम एम्ब्रेस नहीं कर सकते वॉयलेंस। आप रेवोल्यूशनरी, हम उनको ऑनर करते करते कहीं वॉयलेंस को ना ऑनर करना शुरू हो जाए, चाहे क्या हम वॉयलेंस को ग्लोरीफाई करना ना शुरू हो जाए। आई थिंक दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी पर्टिनेंट पॉइंट हियर। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। One may argue that revolutionary violence against colonial rule was legitimate and should be acknowledged, but it should be made explicitly clear that it is an independent democratic state. इस independent democratic state में violence की कोई जगह नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। और वही चीज़ देखिए, जब गांधी जी को ये बात बहुत अच्छे से पता था। अगर आप गांधी पढ़ते हैं ना कभी, और एक किताब आपको अकेली स्पेक्ट्रम तो पूरी नहीं गांधी पढ़ा सकती ना, गांधी जी पे बहुत किताबें हैं, उनके क्रिटिक्स द्वारा भी लिखी हुई हैं, किसी भी द्वारा आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आपको ये बात समझ आएगी। गांधी जी की एक स्टेटमेंट थी कि उनको बार बार कहा था, उनको पता नहीं था क्या कि एक नॉन वायलेंस काफ़ी लंबी हमें जंग लड़नी पड़ेगी नॉन वायलेंस को अपनाना है तो, क्योंकि बहुत लंबा समय लगेगा। पता नहीं था क्या उनको? सबका था, सब कुछ पता था। जिस इंसान को ये पता है कि नमक, एक नमक से उन्होंने इतना बड़ा सत्याग्रह कर दिया, जिस इंसान को ये पता है कि मास साइकोलॉजी ये है कि धर्म कोई भी हो, कम्युनिटी कोई भी हो, जात कोई भी हो, नमक तो सब खाते हैं ना, वो तो सबको
इक्वली इग्नाइट करेगा। तो उस इंसान को ये नहीं पता कि वॉयलेंस यूज करके बड़ी जल्दी, हम तो बड़े सारे थे, वो तो बहुत कम थे, उनको भगा सकते थे मार मार के, लेकिन एक बार अगर वॉयलेंस यूज कर दी, उसको लेजिटिमेसी दे दी ना आपने, एक इंडिपेंडेंट जो इंडिया बनेगा वो वॉयलेंट ही बन जाएगा। आज जो आप बाकी कंट्रीज देखते हैं जहाँ पे हर जगह पे डिक्टेटरशिप आ गई है या कोई इस तरह का, वहाँ पे वॉयलेंस यूज हुआ बहुत सारी जगहों पे, जो डीकोलोनाइजेशन हुआ, ये सारी चीजें। तो इसीलिए वॉयलेंस एक बार यूज कर दी, ये इम्पॉसिबल है कि उसको इरेडिकेट कर दिया जाए उस स्टेट में से। तो ये चीज गांधी जी अंडरस्टूड। गांधी गेट्स क्रेडिट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग व्हाट वाज एन आइडिया ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो कैसे उन्होंने मास, बेसिकली कैसे जो अलीट कुछ कुछ लोग थे वो समझते थे इंडिपेंडेंस डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, उन्होंने मास इसको मूवमेंट बनाया। तो एक यहाँ पे रेलेवेंस मिलता है आपको। और having traveled throughout, okay now this is something not very important, Gandhi was a devout Hindu। तो यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हमें गांधीयन वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस, इंक्लूसिवनेस एंड कम्युनल हार्मनी के बारे में सीखना चाहिए, उनको एंडोर्स करना चाहिए, इकोनॉमिक और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों ही। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा एग्जैक्टली लेकिन मैं आपको बताती हूँ। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है बैलेट, एक होता है बुलेट। ठीक है, तो आप बेसिकली अगर आपको कोई सरकार नहीं समझ आ रही, आपको लग रहा है कि ये इंसान हेट स्पीच फैलाता है या कुछ भी, जो भी हो सकता है रीजंस आपका, आप बेसिकली डिसाइड करेंगे ना कि भारत को कैसे गवर्न किया जाएगा, तो आप बैलेट यूज कीजिए ना, वोट दीजिए जाके, डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज कीजिए। आप बुलेट क्यों यूज करते हैं? ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। सेंसस मैटर्स, नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेंसस, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि सेंसस बार बार डिले होता जा रहा है ना। तो जब से कोविड ऑफ कोर्स आया है तब से तो हमने इसको इंडेफिनिटली डिले कर दिया। अब जाके कब सेंसस कंडक्ट किया जाएगा हमें नहीं पता। अगर क्वेश्चन ये आए कि सेंसस कंडक्ट करना बहुत ज़रूरी है, वाई, ओके, तो यू विल हैव टू राइट सर्टेन पॉइंट्स। देखिए सेंसस तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ पे बहुत अच्छे पॉइंट्स लिखे हैं। India aspires, of course, this statement can be an introduction, a conclusion for many, many answers, be it any paper, that India aspires to be a $10 trillion economy by 2035. So you can write it in many answers. तो of course अगर हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं 2035 तक, तो of course हमें क्या चाहिए, हमें सेंसस चाहिए, पॉपुलेशन पता तो हो कि हम कितनी पॉपुलेशन है। ओके, अब हम बार बार अनऑफिशियली कहते रहते हैं कि चाइना से हम ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं, ये वो, लेकिन ऑफिशियली तो नहीं कह सकते ना, क्योंकि सेंसस ही नहीं हुआ। ओके, तो ये चीज़, अगर हमें 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है तो हमें एक सेंसस की ज़रूरत है, जो 2021 में होना था, बट इट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली बिकॉज ऑफ कोविड। ओके, तो देखिए अगर सेंसस डेटा नहीं होगा तो आप प्लान कैसे करेंगे, चाहे वो विलेज लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, और विलेज और ब्लॉक लेवल पे अगर प्लानिंग नहीं होगी तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट कैसे होगी, बॉटम अप जो एम्पावरमेंट है वो कैसे होगी। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी है। डू नॉट वरी, यहाँ पे सिर्फ ऐसे नैरेटिव पॉइंट्स नहीं हैं, बहुत एक्सप्लेनेटिव पॉइंट भी हैं, डू नॉट वरी अबाउट दैट। ensures better governance. So, for better governance, we need census data and increase the transparency of public schemes and programs. There are many reasons why conducting a census has become a prerequisite for economic development. अगर question ऐसा आता है, what are the reasons? ओके, वाई इज कंडक्टिंग अ सेंसस अ प्री रिक्विसाइट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट? तो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स हैं, 3 से 4 यहाँ पे आपको देख सकते हैं, थर्ड फैक्टर ये रहा, तो 3 से 4 फैक्टर्स आपको मिल जाएंगे यहाँ से। At present, the biggest challenge facing demographers, planners and other stakeholders is how to estimate the district population. देखिए district क्या है? District एक basic administrative unit है। DM, district magistrate, DC, district collector, right? तो district एक administrative unit है, basic administrative unit। तो जिसके माध्यम से, जिस लेवल पे हम गवर्न करते हैं, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट ही लेवल पे प्लानिंग होनी चाहिए, डिस्ट्रिक्ट ही लेवल पे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए, स्कीम्स को एग्जीक्यूट करना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास अपडेटेड सेंसस डेटा ही नहीं है, तो हम देखिए बेसिकली, अब हमारे पास 2011 का सेंसस डेटा है, 2011 के बेसिस पे हमने फॉर एग्जांपल
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, या फिर हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है 2013 का, उसके तहत हम कहते थे कि 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना मिलेगा। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। तो आपने वो बेसिकली बोला हुआ है कि ये जो 80 करोड़ पॉपुलेशन है वो पूरे भारत की इतनी प्रतिशत पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट, आपको कैसे पता? वो तो 2011 का डेटा है ना। 2011 का डेटा आपको बता रहा है, क्या पता पॉपुलेशन बढ़ गई हो, क्या पता कम हो गई हो, ऑफ कोर्स बढ़ी है ना। तो पॉपुलेशन आप कैसे बोल सकते हैं? जो आप कह रहे हैं कि भारत की इतनी प्रतिशत पॉपुलेशन को इतना अनाज जाएगा, इतने लोगों की मदद होएगी, ये होगा वो होगा, है ना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कितने लोग तो छूट रहे हैं। पॉपुलेशन तो बढ़ चुकी है ना। तो ये चीज बेसिकली एक एडिटोरियल हमने द हिंदू में भी पढ़ा था, उसमें ये चीज दिस पॉइंट वाज एक्चुअली मेड देयर। तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। और अब देखिए अभी क्या करते हैं, अभी क्योंकि हमारे पास 2011 का ही डेटा है। फॉर एग्जाम्पल 2015 पे हमें कोई एक पॉपुलेशन एस्टिमेट करनी है, और उस बेसिस पे हम बेसिकली स्कीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो करते हैं आप बिल्कुल, कैसे करते हैं 2015 में, क्या करेंगे आप देखेंगे 2001 से लेके 2011 जो बेसिकली डेकेडल सेंसस हुआ होता है ना, तो 10 साल में बेसिकली एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या था, तो उसके बेसिस पे आप 2011 से एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगा के 2015 का एस्टिमेट लगा लेंगे कि इतनी पॉपुलेशन होगी, इतना एलोकेशन चाहिए, इतना खाना चाहिए, इतने इतने लोगों को बांट देंगे, है ना। लेकिन अब देखिए ये आप एक 10 साल की रेंज में तो चल जाता है। 10 साल भी तो गए हुए 2021 में खत्म हो गए ना। अब आप 10 साल के बाद सेम ही लेवल की पॉपुलेशन ग्रोथ है नहीं है, आपको कैसे पता? यू डोंट नो एनीथिंग। ओके, सच डेमोग्राफिक एक्सरसाइजेस गिव रीजनेबली फेयर एस्टिमेट्स, यस वी अंडरस्टैंड, ओके, बट it is only for a maximum of 10 years. Okay, beyond this period estimations can be erroneous. बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो हो ही सकते हैं। देखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वही चीज, जब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डेटा हमें अपडेटेड चाहिए ना। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ज्यादा डायनेमिज्म है, पॉपुलेशन कॉम्पोनेंट्स हैं जैसे फर्टिलिटी कम होना बढ़ना, मोर्टालिटी कम होना बढ़ना, माइग्रेशन, कोई इस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट अगर इंट्रा स्टेट माइग्रेशन हो रही है, या इस स्टेट से दूसरी स्टेट, ये सारे फैक्टर्स भी तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे ज्यादा हो रहे हैं ना। तो अपडेटेड डेटा की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, ओके, वही चीज। और जो हमारे भारत के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो एक बहुत ही फास्ट पेस पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मोर्टालिटी रेट बिल्कुल ही ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट बिल्कुल ही ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। सो यूजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ 2001-2011 फॉर द पीरियड आफ्टर 2021 बिकम्स मोर ऑफ एन assumption बेस्ड मॉडल। तो अभी जो स्कीम्स चल रही है, जो गवर्नेंस चल रही है, जो प्लानिंग चल रही है और जो एग्जीक्यूशन चल रही है, वो assumption बेस्ड मॉडल पे चल रही है। ये चीज यहाँ पे लिखी है। ओके, कोविड-19 और साथ ही में बीच में कोविड आ गया। अब कोविड के बाद तो देखिए और कॉम्प्लेक्स हो गई है सिचुएशन, फर्टिलिटी इंपैक्ट हो गई है कोविड के बाद, मोर्टालिटी सिचुएशन इंपैक्ट हो गई है, कितने लोग हैं कितने नहीं, वाइप क्या हुआ है एग्जैक्टली। कोविड एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सिंस मेनी स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स lack a complete civil registration system with a full count of birth and death। देखिए जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वही अपडेटेड नहीं है बहुत जगहों पे। फुल आपके पास एग्रीगेशन है ही नहीं बर्थ एंड डेथ डेटा का। तो और ज़्यादा एनॉर्मस चैलेंजेस इस तरह के यहाँ पे आते हैं। फॉर द अबव रीजंस इन सेवरल इंस्टेंसेस एस्टिमेट्स टेंड टू बी फार ऑफ द मार्क, स्पेशली फॉर न्यूली फॉर्म स्टेट्स। अब देखिए वही तो 2011 के बाद तो तेलंगाना आ गया, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ गए, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। आप कैसे एक हद तक आप उसको एक्स्ट्रापोलेट कर करके प्लानिंग कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। सेकेंड, माइग्रेशन डेटा कलेक्टेड इन सेंसस। तो सेकंड फैक्टर यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए माइग्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। माइग्रेशन को अगर हम अकाउंट नहीं करते तो बहुत ही मिस बैलेंस्ड सॉर्ट ऑफ आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है माइग्रेशन का। सो एज वी आर प्रोग्रेसिंग इकोनॉमिकली, द पैटर्न ऑफ माइग्रेशन विद इन द कंट्री, विद इन द स्टेट्स एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री हैज बीन चेंजिंग इन अनप्रेसिडेंटेड वेज। देखिए 2011 का भारत क्या था और 2022 का 23 का भारत बिल्कुल ही कुछ और है। माइग्रेशन के पैटर्न्स ही बिल्कुल चेंज हो गए हैं, जॉब बदल गई हैं, जो है नेचर ऑफ जॉब्स बदल गई हैं, कहाँ जॉब के लिए कौन जा रहा है, तो सब कुछ एवरीथिंग हैज गॉटन चेंज्ड एट एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। ऑफ कोर्स वी नीड डेटा ऑन इट। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है, द माइग्रेशन पैटर्न इन इंडिया इन द प्रेजेंट डेकेड इज वेरी डिफरेंट।
बहुत डिफरेंट है इस डेकेड का माइग्रेशन पैटर्न जो 2001 से 2011 में हुआ करता था। आप खुद सोचिए, जॉब्स अलग हैं कहीं और। अब देखिए, आपको क्या पता था कि पर्टिकुलर जो हैदराबाद है वो कभी एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन हब बन जाएगा, फॉर एग्जांपल टेक में। तो वहाँ पे हैदराबाद में, बेंगलुरु में हमने इतना ज़्यादा जॉब वहाँ पे डिसलोकेशन देखी है, माइग्रेशन देखी है। तो ये पैटर्न्स बदल रहे हैं, राइट? सो इन द एब्सेंस ऑफ सेंसस डेटा इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ conclusions about migration in India. Number third, the census causes counts everyone across regions, classes, creeds, religions, लैंग्वेजेस, कास्ट, मैरिटल स्टेटस, आप जानते हैं सब कुछ। और इस तरह का डेटा, चाहे वो NFHS हो, जो हेल्थ सर्वे वगैरह ये सब कुछ हम देखते हैं, हाउस होल्ड सर्वे, चाहे वो NSSO हो, कोई भी इस तरह का सब कैटेगराइज लेवल पे, सब ग्रुप लेवल पे नहीं डेटा निकालता, रिलीजन के बेसिस पे। जैसे अभी हमने देखा रिसेंटली माइनॉरिटी जब हम पढ़ रहे थे, तो 2011 का सेंसस क्या कहता है, इतने प्रतिशत मुस्लिम्स हैं, सबसे बड़ी माइनॉरिटी, इतने प्रतिशत 79.8 sort of person हिंदू है ना, जैन सबसे कम है 0.2%, 3% है ना। तो ये सब कुछ जब हम पढ़ रहे थे तो कहाँ से आता है, ये सब कुछ सेंसस डेटा लेके आता है। ये तो कोई NSSO डेटा नहीं लेके आता जो नेशनल लेवल डेटाज हैं, लेट अलोन जो और डेटाज निकल रहे हैं। ठीक है, इंडिया हैज हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कंडक्टिंग सेंसस विदाउट इंटरप्शन। 1881 से लेके अभी तक सिंक्रोनस जो सेंससेस हैं वो चल रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें एक रेयर एक्सेप्शन भी है, असम का 1981 में वहाँ सेंसस नहीं हुआ। आप जानते हैं वहाँ का अभी दोबारा पॉपुलेशन होने वाली है। जम्मू कश्मीर में भी 1991 में नहीं हुआ था। ऑफ कोर्स आप जानते हैं इसके रीजन, बहुत सारे सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट्स और सोशियो पॉलिटिकल अनरस्ट की वजह से। ओके, regular census at the national and sub-national levels has been a matter of pride for India. It has to be continued until India achieves a foolproof. Okay, nothing much here. तो ये सब कुछ हम देख चुके हैं। ये 3 फैक्टर्स आप ज़रूर लिख सकते हैं, एक माइग्रेशन का, एक रिलीजियस, रीजनल, कास्ट लेवल के जो डेटा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पहला तो आपको पता ही, आप कितने हद तक एक्सट्रापोलेट कर देंगे। UNSC does not reflect today's realities, is paralyzed, says UNGA president. Of course, this statement coming from the UNGA का president, of course, highly speaks in itself. जो इंडिया के पोजीशन है, जब हमारे प्रधानमंत्री, हमारी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा कंबोज जी बार बार ये कह रही हैं कि UNSC तो completely पैरालाइज्ड है। तो इसको और करेंसी मिल जाती है जब UNGA के जो प्रेसिडेंट हैं वो ये बात बोल देते हैं। ठीक है, तो व्हाई इज ही स्पीकिंग ऑल ऑफ दिस? बिकॉज ही हैज कम इन इंडिया, सो विल स्पीक, जैसे कहते हैं ना, इफ यू आर इन रोम, डू एज द रोमन्स डू। सो इट्स नॉट दैट एक्चुअली, बट आई जस्ट sort of got reminded of this particular saying. तो ऑफ कोर्स जो इंडिया में आए हैं तो आप उन बोलेंगे, आप मध्य प्रदेश गए हैं तो आप उनकी चाट के बारे में बोलेंगे जो वहाँ पे खाई जाती है। तो इस तरह से यू कनेक्ट। ओके, व्हाट एल्स वुड यू टॉक अबाउट? वो अपनी कंट्री के बारे में तो बातें करने नहीं शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आज की रियलिटी को रिप्रेजेंट ही नहीं करते। देखिए, आज डेमोक्रेटिक रियलिटी है, लेकिन आपने वहाँ पे 5 लोगों को UNSC पे क्यों दी हुई है वीटो पावर? ये चीज़ तो आई थिंक अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं आपको बहुत अच्छे से पता है कि आई पर्सनली फील एंग्विश अबाउट इट। ऐसा कैसे हो सकता है कि क्यों, मतलब उनको 5 लोगों को क्यों बनाया हुआ है कि वो डिसाइड करेंगे? लाइक उनको क्या डिवाइन पावर है कोई कि वो डिसाइड करेंगे सिक्योरिटी, पीस, ये सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो 5 दिग्गज लोग हैं, वो डिसाइड करेंगे कि कैसे दूसरी कंट्रीज को डिक्टेट करेंगे, ऐसे नहीं ऐसे, टेररिस्ट ये होते हैं, ये नहीं होते। चाइना बार बार वीटो करता रहेगा, रशिया बार बार वीटो करता है, क्यों? या फिर ये जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, हु आर दे आर इक्वल, राइट? आरन दे? हम कौन सी दशक में रह रहे हैं आज? तो वही चीज़ यहाँ पे बात की जा रही है। रशिया वीटो यील्डिंग पावर, तो रशिया ने देखिए अब अपने खिलाफ यही होता है, यूएस के खिलाफ आप कोई रेजोल्यूशन लेके आएंगे उसको यूएस वीटो कर देगा। रशिया के खिलाफ अभी यूक्रेन वॉर में रेजोल्यूशन जाए उसको रशिया ने वीटो कर दिया, क्योंकि आपके पास वीटो पावर है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपके प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि 1963, ओके, तो 77 ईयर ओल्ड हिस्ट्री जो है यूनाइटेड नेशंस की, उसमें जो सिक्योरिटी काउंसिल की कॉम्पोजिशन है वो सिर्फ एक बार ही ऑल्टर हुई है, चेंज हुई है 1963 में। ठीक है, जहाँ पे जनरल असेंबली ने, UNGA ने डिसाइड किया कि देखिए हमें काउंसिल को एक्सपैंड करना है फ्रॉम 11 to 15 नॉन परमानेंट सीट और ऐड करके, जो भी भारत ने रिसेंटली हमने होल्ड करके अभी छोड़ी है पिछले साल, ठीक है, 2022 में।
तो ये बेसिकली यहाँ पे हमने 4 और नॉन परमानेंट सीट्स ऐड की थी। तो लास्ट टाइम 1963 में, तो ये आपको एक फैक्टर पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बस यही इंपॉर्टेंट था। तो ये देखिए वही आर्टिकल है जो मैं आपको बता रही थी, रागी पूरी टू जवार उपमा पार्लियामेंट गेट अ न्यू मिलेट मेन्यू। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, रागी वॉलनट लड्डू, बाजरे का चूरमा, ये सब कुछ बेसिकली उस पे होगा मेन्यू पे पार्लियामेंट की कैंटीन्स में। और साथ ही में एक और चीज़, जो G20 की जितनी भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें बेसिकली मिलेट डिशेस को भी सर्व किया जा रहा है। तो ये भी आपको बात पता ही है। Alright, Hindenburg report alleged fraud by its firms, Adani Group says attack on India. So, as the Hindenburg Research, a New York-based institution, an entity, जिसने बोला है कि मिस्टर अडानी की जो एंटरप्राइज है वो स्टॉक मैनिपुलेशन कर रही है एंड ऑल ऑफ दैट, जिसकी वजह से मिस्टर अडानी जो 2 दिन बाद ही जस्ट बेचारे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लाने वाले थे अपने शेयर्स का, उन्होंने एक बहुत ही सीवियर लॉस देख रहे हैं। $50 बिलियन तक का मार्केट वैल्यू उनकी डाउन हो गई है। तो ऑफ कोर्स इसलिए गौतम अडानी जी ने कहा है कि ये बेसिकली जो एलिगेशंस हैं वो एक कैलकुलेटेड अटैक है, मेरे पे नहीं बल्कि पूरे भारत पे, हमारे इंस्टीट्यूशंस पे, हमारी ग्रोथ स्टोरी पे, बिकॉज दे सॉर्ट ऑफ दीज वेस्टर्न पीपल आर वेरी एनवियस ऑफ आवर ग्रोथ एंड ऑल ऑफ दैट। तो देखिए ये प्राइड को वो इग्नाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो उनकी जो वैल्यू है उनके शेयर्स की या स्टॉक्स की वो कम ना हो जाए। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर। आई डू नॉट वांट टू गो मच इनटू इट। आपके लिए बस यहाँ पे जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम देख चुके हैं। शॉर्ट सेलिंग, लॉन्ग लॉन्ग सेलिंग, बाकी चीज़ें भी जो इंपॉर्टेंट है, क्या होता है T+1 सेटलमेंट सिस्टम, T+2 सेटलमेंट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने, मुझे नहीं पता ये वीडियोस आप तक पहुंच भी रही हैं कि नहीं, पर अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आपने अगर कल की वीडियो और अडानी स्टॉक मैनिपुलेशन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी शुरुआत के 15 से 20 मिनट। ओके, alright, this we have discussed. Now there are some articles in the Hindu. अब देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि इंडिया ने भी कंडेम किया था एक पैलेस्टीनियन इंसान को जिसने बेसिकली इजरायली 7 इजरायली लोगों की जान ली है शूट करके। तो ऑफ कोर्स उनको भी मार दिया गया है एनकाउंटर में, लेकिन अब फाइनली इजरायली फोर्सेस ने उनका जो घर है उनकी फैमिली का, उसको भी डिमोलिश करना शुरू कर दिया है। तो इजरायली लोग यही करते हैं, इजराइल की सरकार यही करती है, जो भी पैलेस्टीनियंस इजरायली लोगों को मारते हैं उनके घर को बेसिकली डिमोलिश कर देते हैं। पर उनको नोटिस देने के बाद अब यहाँ पे क्या हुआ है कि इजरायलीज कह रहे हैं ऑफ कोर्स वी विल पनिश देयर टेररिस्ट की जो फैमिलीज हैं उनको पनिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अब कितना सही है कितना गलत है क्या नहीं, ये आप डिसाइड करिए। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उड़ीसा मिनिस्टर शॉट डेड बाय फॉर्मर सिक्योरिटी ऑफिसर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि देखिए कैसे जो एनवीटी है जो भी, अब क्योंकि हम आज डिस्कस कर रहे हैं कैसे नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को एक रिलीजियस फिनेटिक ही वॉज एंड जो हमने देखा आज के केस में, तो वैसे ही ये जो उड़ीसा मिनिस्टर को बेसिकली अभी तो हमें रीजन पता भी नहीं है कि नाभा किशोर जी को क्यों मारा गया है उन्हीं के एक फॉर्मर ऑफिसर द्वारा। पर यहाँ पे एक और जो चीज़ आपको पता चलेगी वो है मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस के बारे में, ठीक है, तो वो हम देखेंगे। बट फर्स्ट वी विल बी रीडिंग अबाउट इट। Okay, Odisha Health and Family Welfare Minister Naba Kisore was shot dead uh, by an assistant sub inspector of police in Bajrang Nagar. Okay, तो नहीं, ब्रज राजनगर, इन ब्रज राजनगर। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए। ओके, क्या नाम है अक्यूज का? गोपाल दास। तो यहाँ पे मुझे बस आपको ये बात बतानी है कि कैसे एक मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस का मतलब क्या होता है। जब भी आप एक किसी बेसिकली इंसान को अगर फॉर एग्जांपल कैपिटल पनिशमेंट या कोई भी पनिशमेंट देते हैं तो आप देखते हैं कि क्या जिस इंसान को इसने मारा है कभी क्या पता उसने बहुत बुली किया हो, इसका जीना दुश्वार कर दिया हो और उस रेज में उसने मार दिया, क्या पता वो एक बच्चा हो जिसके हाथों कोई मौत हुई है या कोई भी क्राइम हुआ है।
तो ये मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो इस केस में जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांस निकल के आ रहा है कि जो मिस्टर गोपाल दास हैं जिन्होंने इन मिनिस्टर को शूट किया है, वो एक्चुअली इज गोइंग अंडरगोइंग अ ट्रीटमेंट फॉर मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो बेसिकली मैनिक, इसे हम बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, यही जिसमें बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, या तो आप बिल्कुल लो फील करेंगे या आप बहुत हाई फील करेंगे। सो देयर इज नो एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस बाइपोलर डिसऑर्डर, बट ऑफ कोर्स बहुत सारे कॉम्बिनेशन, एनवायरमेंटल हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री, इसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।